अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरे पास दिल्ली से एक फोन आया। क्योंकि मैं दिल्ली में काफी समय से रहता हूं और वहीं से पढ़ाई की है पत्रकारिता की, और वहां अलग अलग मेरा अनुभव भी है। तो एक बहुत सीनियर अफसर है, उनका फोन आया मेरे पास, जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी है, उनके एडिशनल पीएस है अभी, करमचंद जी चौधरी। उनका फोन आया, आप दिल्ली कब आ रहे हो? मैंने कहा मैं कुछ ही दिन में आने वाला हूं। तो उन्होंने कहा मेरी एक अमानत है, वो आपको लेकर आनी है। मैंने कहा क्या, बताइए। तो उन्होंने कहा आप क्या भरत जी सारण को जानते हो, जो 50 विलेजर्स के संचालन करता है, संस्थापक है? उनको मैंने कहा पूरा बाड़मेर जानता है, मैं क्यों नहीं जानता। तो उनके पास मेरी अमानत है, 2 बुक्स है, वो लेकर आपको आनी है। तो मैंने उनको पूछा वो कौन सी बुक्स है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सीक्रेट है और आप वहां जाकर ले आइए। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूं, उन्होंने जहां वो नियत स्थान बताया है कि यहाँ पर आप आइए और बुक्स ले जाइए। यहाँ मैं आया हूं तो एक किताब में किताबों का पूरा संसार है, और ऐसी ऐसी किताबें जो बाड़मेर में आसानी से पढ़ने को नहीं मिलती है। अलग अलग तरह की मोटिवेशनल बुक्स है और ऐसे ऐसे महापुरुषों की बुक्स है कि ज्यादातर आप पुस्तक भंडार पर जाते हो तो आपको कंपटीशन की या नॉर्मल स्कूली कॉलेज की बुक्स है वो मिल जाती है, लेकिन ऐसी मोटिवेशनल और जीवन को बदल देने वाली ऐसी बुक्स हर जगह मिलती नहीं है। तो एक बाड़मेर के अंदर ऐसा स्थान है जहां पर ऐसी बुक्स है, और डॉक्टर साहब ने आज मेरे को आमंत्रित किया है। वो जो बुक्स उन्होंने मंगाई है वो कौन सी बुक्स है, उन पर भी चर्चा होगी, और साथ में जो अन्य बुक्स है उन पर भी चर्चा होगी। क्योंकि आज 1 जनवरी है, नया साल है, 2025 है, बीत चुका है, और 2026 की आज शुरुआत है। तो हमारी शुरुआत क्यों ना बुक्स से हो, और बुक्स जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके ऊपर भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। क्योंकि लगातार ये बुक्स के रिव्यू देते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, और 50 विलेजर्स चलाते हैं, कलाम आश्रम चलाते हैं। स्टूडेंट्स खुद डॉक्टर है लेकिन शिक्षक के रूप में खुद को ज्यादा पेश करते हैं, शिक्षक पेशे को ज्यादा पसंद करते हैं, और लगातार विद्यार्थियों को मोटिवेशनल स्पीकर भी है, आप उनको मोटिवेशन देते रहते हैं। तो इनके साथ हम विस्तार से बात करेंगे उस बुक्स के बारे में। वहीं से शुरुआत करते हैं जिसको लेकर मैं यहाँ आया हूं। वो बुक्स है, आपको मैं दिखाई देता हूं, इसका शीर्षक है शिष्टाचार, और इस बुक्स के लेखक है वो बहुत विशिष्ट व्यक्ति है, महापुरुष है, चौधरी चरण सिंह जी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है उसके मुखिया थे, संस्थापक थे चौधरी चरण सिंह जी। आपको ये भी बताना बहुत दिलचस्प होगा कि चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े नेता होकर भी उन्होंने शिष्टाचार जैसे टॉपिक पर उन्होंने ये बुक्स लिखी है। तो ये बुक्स कितनी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आप मेरे को कहीं भी ये बुक्स दे सकते थे, लेकिन इस संसार में आपने बुलाया। और ये बुक्स इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री और उनके एडिशनल पीएस ने इस बुक्स को स्पेशल आपसे मंगाया है। तो इस बुक्स के बारे में थोड़ी सी शुरुआत यहीं से कीजिए। सबसे पहले अजय जी, आपका और पीके टाइम का और सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हैप्पी न्यू ईयर। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है सर, किताब महत्वपूर्ण क्यों है ये मैं नहीं जानता। किताब पढ़ने वाले ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। साल बीता, नया साल शुरू हो गया, अपने अपनी उद्देश्य होते हैं। मेरा थोड़ा किताबों और किताबों को पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के आस पास की एक दुनिया है। मैं ये सोचता हूं कि इंसान जब किताब पढ़ता है तो किसी विषय को समझता है, और उसकी शब्दावली बढ़ती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, और वो तथ्य और भ्रम में अंतर करना जानता है। जब तक इंसान किताब नहीं पढ़ेगा तब तक वो अपनी समझ को उस लेवल तक नहीं लेके आएगा जहां से वो आगे के विषय को समझ पाता है। आपने जब कॉल किया था, मैंने कुछ ही दिन पहले इस किताब को पहली बार पढ़ा था। शिष्टाचार, नाम जैसा क्या शिष्टाचार है। ये चौधरी चरण सिंह जी के बारे में मैं बता दूं, चौधरी चरण सिंह जी बिल्कुल एक गरीब परिवार में जन्मे थे, मेरठ के अंदर, जो उत्तर प्रदेश का है। वहां उनके मदर फादर उधार की खेती करते थे, जिसको अपन काश्तकारी कहते हैं। वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के दौरान कॉलेज में जाते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं, 2-3 बार जेल जाते हैं। एक बार उनका एक आदत थी कि जिस घर में भी वो जाते थे तो उस घर में कुछ आचरण अच्छे होते थे। हर समाज और हर परिवार की कुछ अच्छी बातें हैं। आप किसी भी समाज में चले जाओगे, शादी विवाह हो रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां कुछ अच्छी बातें होती है, जिसको हम हमारी संस्कृति बोलते हैं, शिष्टाचार बोलते हैं। तो वो वहां देखते, उसको लिखते रहते थे। तो पूरे भारत में वो घूमे, जहां जहां गए, जहां जहां दोस्त मिले, तो उन्होंने देखा कि एक बच्चे का जब विकास होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, तो उन्होंने जिन बातों को लिखा है, आप इनको खोल के देखोगे इंडेक्स के अंदर, ये उनका एक फोटो है उनके मदर फादर का, कि किस तरह से चारपाई पर बिल्कुल देसी देहात में बैठे हैं। और चौधरी चरण सिंह जी ने जिन टॉपिक को जेल में रहते हुए लिखा था, संपादित किया था, उन टॉपिकों पे आप जब देखोगे तो कि आज सबसे ज्यादा समस्या क्या आ रही है, शिष्टाचार की। यानी हम शिष्टाचार केवल इस बातचीत में नहीं है, रहन सहन, कितने टॉपिक है जिसमें शिष्टाचार चाहिए।
उन्होंने कहा कि हम प्रारंभिक जैसे किसी से मिलते हैं तो भी हमारा एक शिष्टाचार रहता है, कोई हाथ जोड़ के रामा समा करता है, कोई अदाबज करता है, कोई वाहे गुरु कहता है, अपने कोई नमस्कार कहता है, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करता है। अभिवादन कैसे होते हैं, बैठ जैसे आपसी बातचीत में भी होता है, कोई हाथ मिलाता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई स्पर्श करता है, डिपेंड करता है। लेकिन आजकल की ये समस्याएं पैदा हो गई जब से हमने टीवी कल्चर को देखा है, जब से हमारा सोशल मीडिया आया है, तो छोटे बच्चों को ये बातें सिखाने में बड़ा जोर आ रहा था। और पुराने टाइम में भी प्रॉब्लम आ रही थी। पुराने टाइम में प्रॉब्लम ये थी कि जो चीजें अच्छी थी उसका संचार एक जगह से दूसरी जगह किताब या रेडियो के जरिए होता था। ये बुक्स जब लिखी चौधरी चरण सिंह जी ने, तब सोशल मीडिया भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था और इंटरनेट भी नहीं था। हाँ, लोग होते थे, आते जाते थे, बातें करते थे, बातों के संवाद के जरिए अच्छा या एक जगह से टीवी कल्चर भी उतना हावी नहीं था, लेकिन वो बातें पहुंच नहीं पाती थी। तो किताब ही एक जरिया था, या रेडियो जरिया था, या टीचर्स थे, या जो हमारे प्रेरक जो व्यक्तित्व जीवन रहे हैं उनके भाषणों को लोग सुनते थे, बहुत अदब से सुनते थे। और उस समय की स्पीच भी बहुत जबरदस्त हुआ करते थे, दूर दूर से लोग इकट्ठा होते थे कि यहाँ आज कुछ सीखने को मिलेगा। वो चीजें कुछ और थी। फिर उन्होंने अतिथि कैसे करेंगे, सहभोज कैसे है, वेशभूषा कैसी हो, है ना, पत्र व्यवहार, उस समय पत्र लिखा था, पत्र व्यवहार में क्या लिखना, कैसे लिखना है, बातचीत कब करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है। और दूसरा उन्होंने स्वास्थ्य और शिष्टाचार, इसमें परिवार के लिए है कि हमारा स्वास्थ्य कैसे हो, सुबह कितने बजे उठे, नित्य क्रम कैसे करें, व्यायाम, खेल, वायु प्रकाश, ये इन छोटे छोटे टॉपिक पर मैं बात इंडेक्स इसलिए बता रहा था। एक ये अचरज भी होता है, अचंभा भी होता है कि एक प्रधानमंत्री लेवल का व्यक्ति इतनी छोटी छोटी बातों को ऐसे नोटिस करता है और कितनी मतलब महान उन्होंने। चौधरी शरण सिंह जी की आप अन्य किताबों को भी देखो, जैसे विशेष रचना है जातिवाद कौन। मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं, मैं शरण सिंह जी को जो पढ़ रहा था तो वो 3 सब्जेक्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। साइंस के स्टूडेंट थे, लॉ से किया और आर्ट से भी रहे। पहली बार जब रोजगार नहीं था तो वो किसी स्कूल में गए प्रिंसिपल की पोस्ट से, तो उन्होंने वहां पर जाट शब्द लिखा हुआ था स्कूल के आगे, तो उन्होंने कहा ये शब्द आप हटा दोगे तो ही मैं यहाँ पर 2 स्कूलों को रिजेक्ट किया। फिर उन्होंने लिखा कि वास्तव में जातिवाद कौन है। जब कॉलेज के अंदर पहली बार महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध, एक ही कॉलेज के थे जिन्होंने कहा कि मैं मेरे हरिजन को मेरा रसोईया रखता हूं, बाकी कॉलेज वाले नाराज भी हो गए थे। लेकिन उन्होंने इसमें बहुत जबरदस्त बोला कि जातिवाद वास्तव में है कौन, जातिवाद कर कौन रहा है। जो हमारी सभ्यता संस्कृति, हम तो समाज के लोग थे, एक जगह रहते थे, समान विचारों के लोगों का समूह जो एक जगह रहता है और एक दूसरे की मदद करता है, वो हमारा एक स्ट्रक्चर है इंडिया का, जिसको हम भारत की सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। साथ ही वो पढ़े लिखे थे और इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त समझते थे। तो एक ये इनकी संक्षिप्त जीवनी है। भारत की अर्थनीति कैसे हो, वो ये मानते थे कि हम छोटे छोटे काम करें। जैसे एक आपका गांव है, नजदीकी गांव है, आपके गांव के अंदर भी कोई एक प्रोडक्ट होता है, चोखों का नमकीन बड़ी फेमस है, तो उस प्रोडक्ट को कितने सारे लोग कर रहे हैं, कितने लोगों का रोजगार चल रहा है। तो क्या हम ऐसे छोटे छोटे गांवों के छोटे छोटे लघु उद्योगों को बना करके एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके इस देश को विकसित बना सकते हैं? क्योंकि आत्मनिर्भर चल रहा है, क्योंकि हमें करना पड़ेगा। हम केवल इंडस्ट्री के भरोसे, इंडस्ट्री तो एक आदमी ने पैसा कमा लिया, रोजगार कहाँ हुआ, बड़े बड़े मॉल खुल गए, कितने लोगों के धंधे चौकट खत्म हो गए। नहीं तो छोटी छोटी चीजें गांव में, वो चीजें हमें डेवलप करनी पड़ेगी, अभी ये वक्त है। वरना क्या होगा, भारत के अंदर 2 लेवल बन जाएंगे, एक धनाढ़ी और एक गरीब। मिडिल क्लास फैमिली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जो कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को संजोए हुए है। तो जो बुक्स है, तो वो किताब सर ने इसलिए मंगवाई होगी कि मैंने पढ़ा था और सोशल मीडिया पे डाला था। मैंने कहा किसी के घर में गीता, बाइबल, कुरान रहती है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना कि 10-20 किताबें ऐसी है जिनमें से एक तो मैं इस शिष्टाचार को मानता हूं, जब पढ़ने के बाद में मुझे लगा। इसके अलावा भी है, जैसे विवेकानंद जी थे, जबरदस्त एक शख्सियत, भारत के भूमि पर जन्म लेने वाला आदमी, हमेशा युवाओं की बात करता था कि जब तक राष्ट्र का युवा बातों को नहीं समझेगा, वो अपनी शिक्षा का मतलब है कि केवल पढ़ाई नहीं, जिंदगी कैसे है, फिर लोगों को कैसे काम आए, राष्ट्र पहले हो, ठीक है, मानवता के लिए काम करें, हम भ्रमों में नहीं फंसे, अध्यात्म को समझें, पाखंड से दूर रहें, ऐसी ऐसी बातें कि युवाओं से हमेशा अपील करते थे कि किसी भी देश का, परिवार का निर्माण केवल कौन करेगा, युवा करेंगे। तो युवाओं के भरोसे उन्होंने एक लिखी थी कुछ। और चौधरी चरण सिंह जी के बारे में मेरा लास्ट सवाल ये है कि उन्होंने इतनी सारी किताबें पढ़ी और बाद में मैंने भी काफी चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ा। शुरुआत में जब बालक बुद्धि थे, स्कूली जीवन में थे, जब हमारा अध्ययन इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की जो फोटो हम देखते हैं बहुत साधारण वेशभूषा में रहते थे और बहुत साधारण दिखते थे। और लोगों का बालक बुद्धि में, और बहुत सारे अभी भी जो जिनका अध्ययन कम है वो जानते कि चौधरी चरण सिंह जी ग्रामीण क्षेत्र के किसान पृष्ठभूमि से आते थे, उनका जातीय वोट बैंक अच्छा था, राजनीति में चले गए और प्रधानमंत्री बन गए। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि वो कम पढ़े लिखे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत क्रांतिकारी युवा थे। चौधरी शरण सिंह जी का ऐसा पहनावा है क्यों? एक ये बुक है उनका, जब आप उनकी जीवनी को उठा के पढ़ोगे तो एक जगह उन्होंने लिखा है कि
हमारी जो लिखा है कि भारत के राजनेता उस समय की बात कर रहे हैं, यदि महंगी गाड़ियों में, महंगी होटलों में, महंगे रहेंगे, महंगे कपड़े पहनेंगे, तो भारत उस समय गरीब देश था कि इतना खर्चा इन नेताओं का भारत वहन नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े कारों के काफिले, इतना खर्चा, तो वो खर्चा पैसा लगेगा कहां, जनता का लगेगा ना। इस कारण से उन्होंने सिंपल जिंदगी को जिया। उन्होंने मतलब ये पढ़े लिखे बहुत थे, इनको इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी समझ थी, और ये बात भी सच है कि इनकी लिखी हुई किताबें हार्वर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती है। मैं कह रहा हूं, जिन्होंने ये लिखी है ना भारत की अर्थनीति, और वो गांधी जी को ज्यादा मानते थे, उसके अकॉर्डिंग चलाया, तो उन्होंने लॉ के जानकार थे, साइंस के स्टूडेंट थे, हिस्ट्री से वो एमए है, तो पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे के साथ साथ वो सीधी बात कहते थे, ठीक है ना। एक बार एक किस्सा सुनने को मिलता है कि उनके वो जब इलेक्शन लड़ते थे, संदा इकट्ठा करके आ गया, किसी शराब व्यापारी का पैसा आ गया, उन्होंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए पैसा। अच्छा, हाँ, वो ऐसे मतलब अनैतिक तरीके से पैसा कमाया, वो भी नहीं लेते थे। आजकल नेताओं के ऊपर जो बहुत ज्यादा आरोप लगते हैं कि भाई मेरा ये मानना अजय जी कि आरोप लगाना बहुत आसान है। नेताओं के क्या आप काम करो, आप पे भी लग जाएगा। हमारे यहाँ क्या है कि काम किसी को कुछ करना नहीं, जो करता है उस पर आरोप लगा करके उसका आप आजकल तो सोशल मीडिया ट्रायल कर लो। इसलिए हर आदमी अच्छा आदमी है तो वो काम करने से भी डरता है, ये एक अच्छी आदत नहीं है। मेरा ये मानना है कि किसी पर भी कुछ भी अंगुली या प्रश्न खड़े करने से पहले तथ्य को समझिए। आपको ये दीवार इस तरफ दिख रही है, उसके पीछे क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। आप एक पक्ष को जानकर किसी के बारे में कुछ कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे सोशल मीडिया पे जो आजकल आरोप प्रत्यारोप चलता है, या जो किसी की भी छवि धूमिल कर दी जाती है, तो ये किस तरीके से कितना किताबें, मैं यही तो स्टार्ट से कह रहा था ना कि किताबें इंसान को क्यों पढ़नी चाहिए। विशेष रूप से जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, मेरा तो मानना है कि जब बच्चे का बर्थडे हो, आप पार्टी मनाइए लेकिन किताब दीजिए, किताब गिफ्ट लीजिए, किताब गिफ्ट दीजिए। ये किताबों का कल्चर हमें शुरू करना पड़ेगा। जब बच्चा किताब को पढ़ेगा तो एक इमेज करता है दिमाग के अंदर उस चीज को। हम जब मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते हैं, है ना, तो एक लगता है कि वो घटनाएं हमारे सामने चलचित्र की तरह चलती है। शब्दकोश का निर्माण होता ही होता है, विकास भी होता है। किसी भी किताब को पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। जैसे आपने कहा चौधरी शरण सिंह जी ऐसे हुए क्यों, कहीं न कहीं वो किसान परिवार के तो थे, वो आगे किस कारण से पढ़े, पढ़ने के बाद उन्होंने उस बातों को जीवन में उतारा ही नहीं, उन्होंने समझाया भी था कि इस टाइप का ऐसा। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी आया उनके पास में, चंदा लेके गया कि मुझे कोई काम करवाना है, ठीक है, तो उन्होंने इकट्ठा करके वो पैसा दे दिया किसी काम के लिए। वो काम उन्होंने करवा दिया, करने के बाद में पैसे वापस बच गए, और वो लेकर के आ गए कि साहब आपने जो पैसा दिया था वो काम हो गया, इतने रुपए वापस बच गए। तो कि नहीं, ये तो पैसे मैंने शिक्षा के लिए दिए थे, तो क्या करना कि उसी स्कूल के अंदर लाइब्रेरी बना दो। तो आज सोचिए कि पैसा लेके आ रहा है, लेकिन नहीं कि ये पैसा किसका था, पढ़ाई के लिए था, शिक्षा के लिए था। तो वो उनके ऐसी जीवन की बहुत सारी कहानियां आप कहीं पर भी सोशल मीडिया पे सुन भी सकते हो, किताब नहीं पढ़ने मिले तो। चौधरी शरण सिंह के पहनावे को देख करके हमें लगता है कि कम एजुकेशन पे ऐसा नहीं है। वो बहुत समझदार थे, बहुत सच बोलते थे, और बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ थे। 3 बार वो जेल गए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन लेकर के उन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी है, युवाओं को नेतृत्व किया है। अलग अलग राजनीतिक पार्टी, खुद की पार्टी बनाने से पहले वो कांग्रेस में भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति की तो अपने अलग लेवल की थी। उन्होंने युवाओं की, किसानों की। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि चौधरी शरण सिंह जी ने लगभग यूपी के अंदर जो खेती करते थे उनको सबसे पहले अधिकार दिया था। 8 करोड़ हेक्टेयर जमीन थी जिसपे जो व्यक्ति जिसका हक था उनको अधिकार दे दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। यूपी के अंदर यदि आप जाके देखोगे तो चौधरी शरण सिंह केवल किसान नहीं थे, वो हमेशा विद्यार्थी का, युवाओं का, उनका एक नेतृत्व करते थे। और ये किताबें पढ़ने से पता चलता है। मैं यदि शिष्टाचार बुक को नहीं पढ़ता तो मुझे लगता, मैं भी आप ही की तरह, आपका सवाल था, मुझे लगता है चौधरी शरण सिंह ठीक है, नेता होंगे, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने होंगे, लेकिन उसके बाद में हम कब समझ में कब आता है, जब हम बुक्स की तरफ जाते हैं। इसलिए किताबें पढ़ना जरूरी है। और एटलीस्ट ये जहां हम खड़े हैं, जैसे करमचंद जी इनसे इंप्रेस हुए आपसे और उन्होंने किताब मंगाई, ऐसे ही कोई और इंप्रेस हो जाए और किताब लेना चाहिए। मेरे नंबर सबके पास में है 9413942612। आप मैसेज करिए, या जहां हम खड़े हैं ये स्टेडियम के पास में मनीष स्पोर्ट्स करके एक दुकान है। मनीष एक एनसीसी स्कूल के पास में, ये लड़का भी किसान परिवार का ही है, ये स्काउट से राष्ट्रपति अवार्डी है और अपना बिजनेस भी करता है। जब 2 साल पहले मिला था तो मैंने कहा था आपके पास इतना स्पेस है तो कम से कम किताबें रखो। तो उसका कहना था कि सर किताबें कोई खरीदता नहीं है, रखेंगे तो किराया भी मत जाएगा, इतना बचत भी नहीं होती। तो मेरा एक तो ऐसे था कि जरूरी नहीं है कि हर चीज को बिजनेस की तरह 2 रुपए बचेंगे ये तय, लॉस नहीं होगा, लेकिन कभी कोई आएगा तो आज देखिए, हालांकि ये किताब तो दिल्ली में मिलती है। करमचंद जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पहाड़ से मंगवा रहे हैं, क्योंकि मैंने लगभग किताब यहाँ पर देखी थी तो सोशल साइट पे डाली थी। मैं अजय जी कुछ और किताबें, जैसे ये जो बुक्स इनकी पढ़ी है ना, कोई भी किताब उठा के देखो, कुछ किताबों के साथ, जैसे एक ये रिच डैड पुअर डैड है,
जो बच्चे आने वाले टाइम के अंदर, इसमें एक फादर और एक बच्चा है, वो सोचता है कि मुझे आर्थिक रूप से कैसे आगे बढ़ना है, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, इकोनॉमी कैसे समझती है, क्या पैसे कहाँ लगाना है, बिजनेस कैसे करना है। तो ये इनिशियली स्टेज है उस हर व्यक्ति को, मैं कहता हूं हर घर में जिसको पैसे की समझ पैदा करनी है तो रिच डैड पुअर डैड को पढ़ना चाहिए। एक किताब है जैसे ये आपकी पढ़ी, ये भी काफी बिल्कुल, मैं एक किताब है, 2 मिनट लगेंगे। ये रोबिन शर्मा की 5 AM है। अपने बुजुर्ग और टीचर हमेशा क्या कहते थे, जल्दी उठो जल्दी उठो, लेकिन हमें आगे पता नहीं था कि उठ के करना क्या है, तो हम किताब खोल के बैठ जाते थे। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, 17 टाइटल है इसके। वो ये कहता है कि सुबह उठ के 5 बजे के बाद में कौन क्या करे, कोई किताब पढ़ेगा, कोई व्यायाम करेगा, कोई ध्यान लगाएगा, कोई स्मरण करेगा। जैसे अभी साल खत्म हुआ है तो साल हैप्पी न्यू ईयर आ गया, डेट ही बदली, लेकिन हमने क्या किया कि एक साल में हमने क्या खोया क्या पाया, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एक बार मनन करें और जहां कमी रह गई है उसको हम दूर करेंगे, गलती है तो उसका सुधार करेंगे और एक पॉइंट तय कर लें कि हम, हमारा परिवार, ये चीज हम आगे तय नहीं करें। और मैं विशेष रूप से जब भी बच्चों से बातचीत करता हूं कहता हूं कि कम से कम एक पॉइंट तय कर लो कि हम हमारे बच्चों को रात को, आपने देखा होगा मेरे वो 11-1 वो आपके सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है, सोशल मीडिया पर, तो मैं उसके लिए अलग से टाइम दूंगा आपको। वो 11 टॉपिक है, उनमें से एक टॉपिक हमने ये भी रखा कि एक आदमी एक टॉपिक तय कर ले या कोई एक किताब को अच्छे से पढ़ ले, क्या करे और क्या नहीं करे, क्या करे और क्या नहीं करे। तो ऐसी बुक्स की बात थी। और जब आप शिव खेड़ा ये भी क्या है, काफी फेमस, हाँ, बच्चों के लिए बहुत काम किया। जब हम पढ़ते थे तो इसको पढ़ा करते थे। इसमें ऐसा क्या खास है जो इतनी ज्यादा पॉपुलर है और बेस्ट सेलर है? अब बेस्ट सेलर है क्या, एक जब कंपटीशन का बच्चा तैयारी कर रहा होता है उसके सामने जो समस्याएं आती है उसको एक अंदर से प्रेरित करने वाली बातें चाहिए जो इसमें है। जैसे बच्चा पढ़ने लगता है, उसको लगता है कि मेरी बात कर रहे हैं, तो जब कोई इंसान को लगता है कि मेरी ही बात की जा रही है तो उस किताब को पढ़ता है। ये किताब नहीं है, एक कुछ और किताबें हैं जो मैंने याद देखी। आजकल लोगों की पढ़ने की आदत है वो काफी कम हो गई है, तो ये वापस इस आदत को डालना कितना, मोबाइल ने एक्चुअली क्या किया, जो एक्स्ट्रा टाइम था वो ले लिया। एक अप्रेक्षित पत्र है जो महात्मा राय के हैं, ये जबरदस्त बुक है, शायद कम लोगों ने पढ़ी होगी। एक एक टॉपिक पर इन्होंने बहुत शानदार लिखा है। ये वो लेटर्स है, एक बार मेरे हिसाब से किसी को टाइम मिले जिसको भी पढ़ना चाहिए। कुछ किताबें हैं जो मैं इधर से उठा लेता हूँ। जैसे जो कोई भी ये किताबें देखना चाहता है, खरीदना चाहता है, देखने के लिए आ जाइए, खरीदना जरूरी नहीं है, पहले देखना जरूरी। बुक्स देखे, बहुत सारी बुक्स है, जैसे बच्चों की पढ़ी है, जैसे इकिगाई है। ये जो जापान के लोग क्यों हमसे आगे हैं, उसकी पूरी लाइफ को इकिगाई समझाता है। जापान के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत मेहनती होते हैं। नहीं, एक्चुअली वो सोशल ज्यादा होते हैं, देशभक्ति कट्टर होते हैं। देशभक्ति नहीं, वो कहते हैं हम सोशल ज्यादा है। सोशल का मायने क्या पता है, जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं डॉक्टर हूं, तो मेरे डॉक्टरी होने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, 50 विलेजर और कलाम आश्रम में कहीं पर जाके पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा सोशल वर्क है। तो जापान के लोग 24 घंटे में से अपनी नींद और डेली दिनचर्या के अलावा सोशल वर्क करते हैं, जिसके बदले पैसे नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। जैसे कोई टीचर है, उसने 6 घंटे अपना काम कर लिया, करने के बाद में वो किसी की मदद कर रहा है। सोशल होने का मतलब है कि समाज के लिए आपने क्या किया। और वहां पर यह है कि कोई व्यक्ति यदि समाज के लिए निस्वार्थ सेवा नहीं कर रहा है, उसको हीन भावना से देखा जाता है। तो ये कल्चर है। ये आप जब इकिगाई पढ़ोगे, जापान के लोगों के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत लंबा जीवन जीते हैं। इसके पीछे भी यही कहा। हाँ, हालांकि भारतीय लोग भी बहुत हेल्दी होते हैं, वो खान पान का ध्यान रखते हैं, उनकी दिनचर्या फिक्स रहती है। दिनचर्या मतलब कब क्या करना है, हेल्थ अच्छे रहते हैं, विचार अच्छा। इंसान मेरे हिसाब से जो स्वास्थ्य होता है अजय जी, उसके 5 एस्पेक्ट होते हैं। फिजिकली हम फिट लग रहे हैं, मेंटली हम सब लोग कहीं न कहीं बीमार है, हम दूसरों के प्रति नेगेटिव सोचेंगे, उसने ऐसा क्यों किया, ये क्या, खुद का कोई ध्यान नहीं रखेंगे। सोशली हो गया, मेंटली हो गया, उसके सोशली, तीसरा था सोशली, फिजिकली, मेंटली और सोशली, मतलब समाज में। आज भाई भाई आपस में धन दौलत की लड़ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो रही है, कोई आदमी आपका आगे बढ़ जाता है तो आपको बड़ा अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लगता है। तो जापानी लोग ऐसे नहीं है, वो लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। हम बातें तो करेंगे बड़ी बड़ी इंडियंस, हम दोगले हैं, हकीकत में सच कोई सुनना नहीं चाहता, और किसी को सच कह दो तो उसको पचेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जापानी सच बोलते हैं, सच करते हैं। हम लोग इस थोड़े से कहीं कहीं पीछे रह रहे हैं। और जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब भारतीय ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन जो 90% लोग हैं वो बहुत हेल्दी है, बहुत फिट है। आप देखोगे गांव के अपने दादे परदादे और जो आसपास गांव का कल्चर देखो, शहर में भी अच्छे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो मानता हूं 100% लोग होते हैं, उनमें से 90% लोग हैं इनको दुनियादारी का ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, 7% लोग नेगेटिव है और 3% लोग पॉजिटिव। ये वॉशिंगटन हाउस न्यूज़पेपर का सर्वे है। 3% लोग पॉजिटिव इस देश में काम कर रहे हैं, दुनिया में काम कर, दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये 3 से 3.5% हो जाए तो, और ये 3.5% कौन करेगा, नॉलेज, सही ज्ञान, और वो किताबें होती है। ये महान व्यक्तित्व जो देश के 101 महान व्यक्तित्वों की एक फरहान ताज का कलेक्शन है,
कम से कम हम छोटे बच्चों को समझाए ना कि भाई कौन व्यक्ति कैसा था, विवेकानंद जी कैसे थे, बुद्ध कैसे थे, महावीर कैसे थे, है ना, बाबा साहब कैसे थे। तो यहाँ से हमको किताबें पढ़ने से समझ आ रही। एक कलाम सर को सब लोग आप जानते हैं कि हम आइडियल मानते हैं। उनके जितने भी अभिभाषण हुए, अभिभाषणों का ये कलेक्शन है जिसमें जैसे मेरे शिक्षक कैसे है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, भावी नागरिक कैसे हो, सशक्त नारी कैसे हो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसपे उन्होंने बोला नहीं। और जिन जिन अभिभाषण कहाँ अभिभाषण दिए ये यहाँ लिस्ट है और उनका ये कलेक्शन है। कि कलाम साहब हो गए, चौधरी चरण सिंह जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इनका जो विवेकानंद है, इतने अपने पैसे में इतने ऊपर तक पहुंचे, जैसे चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए, ये वैज्ञानिक थे और राष्ट्रपति बन गए। नो डाउट जो आदमी कहीं भी बढ़ा है ना, कहीं पर भी, चाहे वो प्रधानमंत्री बने हो, चाहे वो राष्ट्रपति बने हो, उन्होंने त्याग तो किया है ना। और उन लोगों की वास्तविक जीवनी को हमें समझना पड़ेगा। आज की पीढ़ी को उस समय के हालात अलग थे, आज भी हालात अलग है। उस समय के चैलेंजेस अलग थे, आज चैलेंजेस अलग है। कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़े से परिवर्तन हुए। तो मेरे हिसाब से युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को हमारे इतिहास को पढ़ने के साथ साथ इन व्यक्तित्वों को पढ़ना चाहिए कि उन्होंने क्या स्ट्रगल किए, किस तरह से इस देश को यहाँ पर लेके आए हैं, और वहां से समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक अल्केमिस्ट है, तो बहुत सारी बुक्स थे, उसमें से एक अल्केमिस्ट है। ये अल्केमिस्ट में क्या होता है कि एक भेड़े सराने वाला लड़का अपने देश से निकलता है और मिस्र की तरफ जाता है, जो पिरामिड देखता कि वहां पर बाहर क्या होगा। लेकिन बाद में पता चला बाहर खोजते खोजते अंदर की चीजों को खोजने लगा। और एक जबरदस्त उपन्यास है, मेरे हिसाब से सब लोगों को पढ़ना चाहिए। और जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हम जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। हम जब जैसे जैसे खोजने निकलते हैं वैसे वैसे पता। एक इंसान हम बात करते हैं, हम जैसे ये तो हमने पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर कि हम किस प्रकार से आदिवासियों की तरह रहते थे, जंगलों में मानव से बिल्कुल विकास हुआ। कई आदिवासी आज भी बैठे हैं। तो मानव के विकास की ये कहानी है। सेपियंस बुक जो मैक्सिमम लोग इसको पढ़ना पसंद करते हैं, उससे पता चलता है कि डेवलपमेंट हमारा किस तरीके से हुआ है। इतना आसान नहीं है कहना कि एक दिन में ये हो जाएगा, सदियों लगी है यहाँ तक आने में, तो और भी टाइम लगेगा। उसके बाद में एक ऐसा शख्स जो उस समय वर्ल्ड की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कानून के जानकार और भारत के संविधान को लिखते हैं। मेरे लिहाज से हर शख्स को एक बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 2-3 किताबें हैं, मैंने यहाँ से सेलेक्ट की थी, अच्छी है। एक उनके दर्जनों ऐसे लेटर्स है, उनका कलेक्शन है। एक उनकी पूरी जीवनी है, पढ़नी चाहिए। ऐसे भगत सिंह की जैसे जेल डायरी है, उन्होंने जेल में लिख के क्या लिखा। एक उन्होंने आर्टिकल लिखे थे, मैं नास्तिक क्यों और वो। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स है, यंगस्टर लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ किताबें मेरे हाथ लगी है तो स्टूडेंट्स को ले लें, जैसे आजकल आत्महत्याएं बहुत सारी होती है। तो ये बाड़मेर की बड़ी समस्या, बाड़मेर की नहीं है एक्चुअली। आत्महत्याएं क्यों कर रहा है आदमी, उसका कारण है कि वो किसी एक कारण को मारना चाहता है, वो खुद को नहीं मारना चाहता, जिस कारण से वो परेशान है। वो ऊपर कर्ज हो सकता है, वो सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमने एक ऐसा माहौल बना दिया है, हम उसी को सम्मानित करते हैं जो केवल सरकारी नौकरी लगता है। हकीकत ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उस व्यक्ति का सम्मान करें जो बिजनेस भी करता है, जो खेती अच्छी करता है, जिसने अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की। हम जब समाज हमारा उन लोगों को इज्जत देने लग जाएगा ना, तो एक प्रेशर है युवाओं से हट जाएगा। केवल नौकरी ही जिंदगी नहीं है भाई, 60 साल में रिटायर्ड हो जाता आदमी, उसके आगे भी तो कुछ है ना, तो जीवन कुछ और है, ये समझना जरूरी है। उसके बाद में जीतना हो तो जिद करो, सफल कैसे बने, ऐसे बहुत सारी बुक्स है अजय जी जिनको हम बात कर रहे थे। एक जो मुझे कभी गिफ्ट मिली थी, मैं इस किताब को इसलिए याद करता हूँ। यहाँ एसडीएम भूराराम जी हुआ करते थे बाड़मेर के, 5वीं क्लास में पढ़ता था। मुझे ये 3 किताबों का सेट, उस समय तो 300 रुपए की आती थी, अब तो शायद 450 रुपए की होगी। फिर भी एक किताब जितनी बड़ी है और जितने बढ़िया कवर है उस हिसाब से तो अच्छी बुक्स है। लेकिन इसमें क्या है कि ये बर्थडे पे आप गिफ्ट दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। उसमें विवेकानंद जी के बचपन से लेकर लास्ट तक अलग-अलग खंड है, 3 खंड है। उसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग बात लगी कि लोग कहते हैं कि साहब हमारा कोई मदद नहीं करता जब हमें जरूरत थी। विवेकानंद जी के साथ भी वैसा हुआ। जब शिकागो में जा रहे थे ना, तब जितने भी जो रजिस्टर्ड संस्थाएं थी हिंदू धर्मों की, उन्होंने से किसी भी मठ ने, किसी भी संगठन ने अपना प्रतिनिधित्व मानने से इनको मना कर दिया। विवेकानंद जी को, वो अपने औकात से गए भाई। 1813 शिकागो में बाद में होता है, लेकिन जाने से पहले क्या होता था, सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना भाई। आप जैसे टूर्नामेंट जाते हो तो किधर से खेलोगे, किसी स्कूल से खेलोगे। तो भाई इस बंदे को, इस युवा को, इस पढ़े लिखे व्यक्ति को वहां शिकागो जाने के लिए किसी ने अपना प्रतिनिधित्व का सर्टिफिकेट नहीं दिया। और जब कलाम सर की अदम्य साहस में कलाम सर ने लिखा है कि जिस जहाज से विवेकानंद जा रहे थे, उसी से जमशेद टाटा, दोनों जैसे
फर्स्ट एसी में 2 होती है ना सीट इधर उधर, ऐसे जहाज में 2 बेड होते हैं बराक उसके अंदर, बैरक के अंदर, एक इधर और इधर, दोनों साथ थे, एक तरफ साधु युवा, एक तरफ जमशेद टाटा। तो रियल घटना है। जमशेद जी को विवेकानंद जी ने बताया था कि जमशेद वो इंग्लैंड गए थे, उन्होंने इंडस्ट्री नहीं दी, तो अमेरिका से वहां सीखने गए थे, इंजीनियर थे कि मैं यहाँ देश के लिए कुछ आके करूंगा, तो तुम इंडस्ट्री के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आना, केवल टेक्नोलॉजी मत सीखना, इंडस्ट्री लेके आना। टेक्नोलॉजी का मतलब आयरन से क्या बन सकता है, इंडस्ट्री मतलब तो बना। तो यही वो एक युवा की बात को एक युवा ने समझा और आकर उसने फैक्ट्रियां बनाई, और टाटा ग्रुप ने इस देश के लिए हवाई जहाजें भी बनाई है, और यहाँ पर पिन ऑन पिन से लेकर पंखे, गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या नहीं जो टाटा ने नहीं बनाया। तो वो एक युवा थे इस टाइप, और पैसा कमाने के साथ उन्होंने एक क्रेडिबिलिटी भी, देखो पैसा कहां कमाया, क्योंकि जब अब रतन टाटा जी की कहानी में सुन रहा था ऐसे पॉडकास्ट के अंदर, उनको लास्ट में गिटार सीखना था, पता चला 3.5 लाख का गिटार आता है। तो पूछा कि भाई आप गिटार खरीद क्यों नहीं लेते, इतने पैसे, कि वो पैसे मेरे थोड़ी है, वो तो कंपनी के पैसे है, जिससे हक इस देश का, मेरा थोड़ी ना है। हाँ, ये हकीकत घटना है। तो मेरे हिसाब से टाटा सर की भी किताब मैंने अभी देखी थी कि उनकी ये क्यों लोगों को किसी की जीवनी पढ़नी चाहिए, ताकि सॉरी समझ में आए कि वो लोग क्यों महान है, ऐसे महान थोड़े हो जाता है ना। उनके हाथों के साले, उनके पैरों के अंदर जो तपन उन्होंने महसूस की है ना, वो किताबों को हम नहीं पढ़ेंगे तब तक इस चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि नए वर्ष में आप किताब लेने आए। आप किताबों के बारे में आपने इतना विस्तार से बताया। आपके बारे में बता दूं कि आप पेशे से डॉक्टर है, लेकिन आपको शिक्षक का पेशा ज्यादा पसंद है। आप 50 विलेजर्स के संस्थापक है, जिनके बारे में पूरा देश जानता है, और आप अभी कलाम आश्रम भी चला रहे हैं, जिनके बारे में बच्चों को रहने की सुविधा अच्छी है, और उनके बारे में हम कभी डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे। मेरे को कई लोगों के कॉल मैसेज दिया है कि आप डॉक्टर साहब का एक बढ़िया पॉडकास्ट कीजिए, तो हम कोशिश करेंगे नेचुरली वो कलाम आश्रम का भी हम वातावरण आपको दिखाएं और डॉक्टर साहब के बारे में और विस्तार से बातें करें। क्योंकि आज तो मैं ये किताबें लेने आया और अच्छा हुआ कि किताबों का संसार आप लोगों को भी दिखाया, और कई अच्छी बुक्स जो हमको जीवन में पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबें व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र होती है। और अभी आज जो सोशल मीडिया का युग है, इसमें कहा जाता है कि लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कहीं कि अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको जरूर विजिट करना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें आपको मिलेगी, वो आपको खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, एक बार पहले आकर देखनी चाहिए। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।